जी अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 6 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, IS 36 के अंदर इंडिकेटर्स वाला सवाल आया हुआ है। तो अब मैंने उसको क्या समझाना है, आपने बस ये एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर्स की एक एक डेटेड लाइन लिखनी थी। 5-6 नंबर का ये सवाल था, ठीक है। बाकी रिवीजन प्लान के अंदर जो होगा बस उसको कर लीजिएगा। इसमें मेरे एंड पे कुछ पेंडिंग नहीं है। आपके ख्याल में कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। देख लें 1 मिनट है आपके पास। IS 23 बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इसमें से टेस्टिंग का इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन ये बेटा मादरत के साथ ये सब अंदाजे हैं, ये गलत हो जाए तो ये ना कहना आपने तो कहा था परचा मैं नहीं बनाता। हमें नज़दीक भी नहीं लगने देते ऐसी किसी चीज़ के जो पर्चे की तरफ रास्ता जाता हो ना, पर्चे वालों की तरफ, हमें वो उस तरफ भी नहीं जाने देते, क्योंकि उन्हें पता है ये साढ़े नहीं स्टूडेंट्स देने। वैसे तो वो भी पास करना चाहते हैं, पर आपको मेरिट पे पास करना चाहते हैं। किसी उस्ताद को पर्चा पता लग जाए, आपको क्या लगता है मजाल है कि वो उस शागिर्दों को नहीं बताएगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें बहुत दूर रखा जाता है ऐसी चीज़ों से। लेकिन एक असेसमेंट होती है, अंदाज़ा होता है। तो IS 23 से वो 6-8 नंबर का सवाल आ जाए, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। उसकी वजह सिर्फ सादी सी ये है पहली बार नहीं आया, ठीक है। तो अब आ सकता है। अब ये भैया अंदाज़ा ही है ना, हो सकता है वो फिर धोबी पटखा मार दे आपको, फिर ना दे, रियलिटीज यही चीज़ें दे दे, हो सकता है, ठीक है। बाकी इस टॉपिक को, ये शुरू के दिनों में होने वाली चीज़ें थी, इनमें आपने अल्लाह का शुक्र है बहुत टिका के काम को किया था। बहरहाल इसमें भी रिवीजन प्लान वाले सवालों को आपने फॉलो करना है। रिवीजन प्लान की मैंने शक्ल आपको दिखा दी है। रिवीजन प्लान के अंदर जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम फलां पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और जहाँ मैंने लिखा हुआ है इतने से इतने नंबर सफ़े तक उसको थॉरली रीड करना अप टू द एक्सटेंट टॉट इन क्लास, तो उसका मतलब है कि जैसे NPO के पूरे चैप्टर में 76 चीज़ें काटी थी वो ही पढ़ने बैठ जाना। जो पढ़ाया, जितना पढ़ाया उसी को दोबारा रीड करना है। हर बार रिवीजन करते हुए चैप्टर शुरू करने लगो, एक नज़र उनको देख लो, इससे रिफ्रेश होता रहेगा, भूलेगा नहीं। याद करना नहीं है उन चीज़ों को, याद रखना है उन चीज़ों को। वो याद रखने का तरीका ये कि रिवीजन में उनको भी देख लेना है, ठीक है। ओके, आ जाए जी। सेकंड लास्ट काम है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट थी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल था। कॉस्ट मॉडल सेम IS 16 जैसा, जबकि फेयर वैल्यू मॉडल में डिफरेंट है रीवैल्यूएशन मॉडल से IS 16 के। ये फेयर वैल्यू मॉडल IS 40 का, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं करनी, सिर्फ फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड करना है। अब ये अल्लाह की शान IS 8 में भी रिवाइज हो गया था। चलो एक और सवाल भी आ गया, ठीक है भाई। ज़रा हम बोर्ड मिटा देते हैं, मैं बोर्ड पे ही कर दूं, ये अगली बार वालों को भी तो देने होते हैं ना। अच्छा जी, अब छोटा सा सवाल है, छोटा सा। छोटू, अरे ओ छोटू, पॉलिएस्टर हैज बीन डन एंड डस्टेड। 4 आ गया जी। 4 में परसेंटेज पासिंग की सबसे हाईएस्ट नहीं है, किसमें है? 3 में है। 3 केड़ा सी, ये जो भी हमने किया है। सुबहान अल्लाह, अच्छा बनता भी था जैसा ये सवाल था, ठीक है। इसमें पता नहीं क्यों बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेट्स सी। लेकिन बहुत अच्छा है फिर भी। ये 3rd हाईएस्ट 4th हाईएस्ट बन रहा है ये, यानी कि अराउंड 50%। यानी सबसे बुरा बस वही है 8वां सवाल IS 8 वाला, जो कि बनता नहीं था इतना बुरा। फिर दूसरा करेक्शन ऑफ एरर था, वो तो अल्लाह की तरह जान छड़ गया जी। पढ़िए, सवाल के हुजम पे ना जाया करें। नहीं, हुजम वैसे परेशान करने के लिए लग रहा होता है। ये मैंने जूम किया हुआ, छोटा सवाल जी। NL हैज 4 प्रॉपर्टीज दैट वर एक्वायर्ड इन प्रीवियस ईयर्स, 23 और उससे पहले। हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं 24 में। कंपैरेटिव फिगर्स के बगैर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान।
द फेयर वैल्यूज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलोज। यकम जनवरी 24 साल का पहला दिन, या 31 मई 24 पता नहीं ट्याओं दे दिया इसने, कोई मूवमेंट कराई होनी है इस दिन, 31 दिसंबर 24 पे भी फेयर वैल्यू आ रही है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी ए वाज एक्वायर्ड फॉर, तो फिर ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आईपी, ठीक है। और ये जब कभी एक्वायर की थी, कह रहा है ये प्रॉपर्टीज एक्वायर की गई हैं प्रीवियस ईयर्स में, यानी कोई भी इस साल की एक्विजिशन नहीं है, सारी ही पहले ही खरीदी हुई हैं। तो ए भी पहले से खरीदी थी, मकसदी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल था, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, है, रहेगी, अनलेस के आप ट्रांसफर कर दें, नहीं किया वैसे इसको। अब ओपनिंग किस पे आएगा, 740, इसको कुछ नहीं कहेंगे, और 760 क्लोजिंग आएगा, डेप्रिसिएशन होनी नहीं है और गेन रिकॉर्ड हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब मुश्किल है क्या, कॉन्सेप्ट हो तो कुछ मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट से मिलकर ही सवाल बनता है। ये सवाल पूरे सेशन में ना मैंने देखा, मैंने अभी मस्जिद जा रहा था तो 7 बच्चा एक आ गया, सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम सलाम, मैं कहा मेरे नाल टुरी भाई, तो क्यों क्या हुआ है सर, को मैच देख रहे हैं, मैं कहा नहीं सवाल देख रहा हूँ, अभी मैं क्लास में कराना है, मैंने भी नहीं देखा था, तो हमने तैयारी की हुई है, आपके सामने अब सवाल है, तो तैयारी में आपकी भी तैयारी वही है जो मेरी तैयारी, हमने तो मिलके की थी ना तैयारी, सवाल में नहीं है कुछ, बस वहां पे जाके पता नहीं क्या होता है आप लोगों को, बस वो जो क्या होता है ना वो नहीं होने देना। उसका हल क्या है, मैं पता नहीं कितनी बार ये कर चुका हूँ बात, कि आपने प्रैक्टिस करते हुए मार्क्स इंटू 1.8 लाजमी करना है, और सोल्यूशन को हराम कर लेना है अपने ऊपर। जैसे रमज़ान में तैयारी कर रहे होगे अगर, ठीक है, तो आप पे खाना पीना अल्लाह ने हराम किया हुआ है रोज़े के वक्त में, ऐसे ही सोल्यूशन भी देखना अपने पे हराम करना है, ठीक है। बस ये कर लोगे ना, फिर गिवन टाइम में सवाल कर लोगे। मैंने तो छूट भी दे दी आपको, काहे की टेंशन है, 70-80% सवाल सही हो गया, 2 एक जगह पे 3 जगह पे गलती हो भी गई है, तो उसको नोट करो, दोबारा मत करो। जब इतनी बड़ी एग्जामिशन आपको मिल गया तो फिर क्या मुसीबत है सोल्यूशन देखने वाली, क्यों नहीं इसको चलने देते पहली बार खुद सोच के, बैसाखी पे डाल देते हैं पर्चे में, वो बैसाखी मिलती नहीं है। तो अभी भी कुछ नहीं गया, आज से ये अप्रोच पकड़ लें, आज से पढ़ना शुरू कर दें और आज से ये अप्रोच पकड़ लेना, जो हुआ सो हुआ, इंशाल्लाह पास है, आज से। लेकिन अब आज से कल मत करना, ठीक है, आज से पढ़ना शुरू करो, आज से ये अप्रोच रखो। मॉक लाजमी देना है, मॉक से पहले फुल रिवीजन करनी है, मॉक के बाद फुल रिवीजन करनी है, पर्चे से पहले एक, अब वो शॉर्ट रिवीजन बताता हूं एंड पे कैसे करनी है, ठीक है। तो खैर, अब अगली प्रॉपर्टी बी है और फिर सी है और डी है। कहता है 31 मई 24, एनएल ने ऑब्टेन किया पोजेशन ऑफ सी फ्रॉम टेनेंट्स, यानी सी क्या थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसको खाली करा लिया, एंड शिफ्टेड इज हेड ऑफिस फ्रॉम बी। मतलब बी पहले क्या थी, पीपीई, बी पहले क्या थी, पीपीई में पड़ी थी, लेकिन अब वो खाली कर ली होनी है ना जी, क्योंकि वहां पे क्या कर दिया उन्होंने, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, इसको खाली करा के आपने हेड ऑफिस को फ्रॉम बी इधर शिफ्ट कर दिया और बी को रेंट आउट कर दिया। सुभान अल्लाह, ये सवाल है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ बी वॉज 650 और 31 में, ये भी बता दिया उसने, ठीक है। अब बनाना सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट है, तो गेन भी ओसीआई में शो करना, वो ओसीआई भी नहीं मांगा वो उसने, अगर पीपीई में भी पड़ा हुआ है तो कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, डी वॉज एक्वायर्ड फॉर पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अनदर फैक्ट्री, जो कि 26 में बनना शुरू होगी। अब इसको क्या कहें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, नहीं, एक जुमला था, वो मैं इंशाल्लाह डालूंगा रिवीजन के अंदर थ्योरी में, जिसमें लिखा हुआ था एग्जांपल्स में, अगर कोई, वैसे आप बता दो, पता लगता है सेकंड टॉपिक है ये, सेकंड टॉपिक जो आपने किया था, देखते हैं। अगर आपको किसी लैंड का यूज डिटरमिन्ड ना हो, अनडिटरमिन्ड यूज हो, तो उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको क्या कहते हैं। अगर यहां पर लिखा होता ना प्रॉपर्टी डी वाज एक्वायर्ड फॉर पर्पस ऑफ, पता नहीं कोई नहीं पर्पस क्लियर, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती। लेकिन वो क्या कह रहा है, इस पे हमने क्या बनाना है, IS 16 वाला एसेट बनाना है, तो फिर ये IS 16 वाला लैंड है, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसको तो सिरे से क्या करना था, इग्नोर। चलो एक कट गई जी।
NL applies fair value model for subsequent measurement of all investment properties. तो ट्रांसफर इन होगी या आउट होगी, किस पे होगी? फेयर, चाहे दूसरी तरफ जो मर्जी लग रहा है हमारी बला से, ठीक है। NL charges depreciation on depreciable assets at 10% using straight line. 50% of value of A and B relate to land element. अब B के लिए मसला है क्योंकि B कुछ डेप्रीशिएट नहीं, हाँ C ने जाना है, ठीक है। तो उसने वैसे ही कैरिंग वैल्यू बताई हुई है, उसमें भी कुछ नहीं करना यार, करना क्या था फिर इसके अंदर। अब मैं तो कहता हूं ऐसे ही बस फटाफट नोट बनाकर, फटाफट नोट कैसे बनता है आज ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये पेपर है रिसेंट टाइम का, कसमें हाँ आसान पर्चा था, अभी आसान लग रहा है, पर्चे में नहीं लगेगा, बस यही गुमांत में ले डूबता है। ये आसान आया था, अच्छा ये पर्चे में आसान आया था जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? स्प्रिंग ऑटम है, ऑटम स्प्रिंग लेकिन वो 26 होने, ऑटम 25। अब नाम क्या है इसका? NL। नोट्स टू द, प्लीज इसके नंबर होते हैं, पता लग चुका है अब आपको IS1 पढ़ने के बाद। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर है 2024। बेटा बातें नहीं प्लीज। नोट नंबर 2 था हमारा ऐसे ही, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पूरा लिखना। अब चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल है, चिल करें, चिल, सिर्फ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाला आएगा, डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन आना ही नहीं है, तो बस डायरेक्ट ही लिखो। फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर कोई एडिशन भी आ सकता है, ट्रांसफर इन आउट भी आ सकता है, कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ सकती है, एक आधी लाइन एहतियातन और छोड़ के। ये जी मेरा नोट, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी ए, ओपनिंग। चूंकि ये इन्वेस्टमेंट, कहाँ है मार्कर्स जो आपने कहे थे भाई, ये नए आए हैं, क्योंकि आपने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ही इसको खरीदा गया था, तो मैंने कहा ये तो पहले से ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो फिर इसके पिछले साल के एंड पे भी ये फेयर वैल्यू पे रही होगी ना, तो इस साल का स्टार्ट वही फेयर वैल्यू है 740। तो ओपनिंग बैलेंस किस पे आ गया जी? 740, ठीक है। उसके बाद इसको, क्योंकि अभी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना होता है, ठीक है। तो हमने जब फेयर वैल्यू मॉडल पूरा लिखना, फेयर वैल्यू मॉडल इधर लगाना है, तो इसको ईयर एंड पे उठाकर लाना होता है फेयर वैल्यू पे। अब 740 से 760 पे चली गई, फेयर वैल्यू बढ़ी है, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा करता था, गेन नहीं लिखता था, ताकि दोनों ही आ जाए, गेन हो चाहे लॉस, ठीक है। तो नंबर 1 वर्किंग छोटी सी कर रहे हैं यहाँ पर कोई सब नोट ही डालना पड़ जाता है यार, तो वो लिख देंगे, ठीक है। अब 760 माइनस 740, 20 से बढ़ गया, तो बैलेंसिंग, लो जी नोट बन गया। कुछ नहीं किया हमने, क्या करना था, जो करना था तो कर चुके, अब तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। 0.2 इज ओवर 0.3। सी पीपीई में चली गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, यानी पहले थी अब नहीं है, और बी पहले पीपीई में थी, वहां से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गई है। अब तरतीब से ही लिखना है तो बी सी कर दो, टोटल कॉलम बनाना है, कहीं लिखा हुआ है ना बनाओ, तो फिर टोटल कॉलम बनाना है, समझ आई जे? नो यार, मार्कर से को सही दे दे यार कोई। अच्छा, अब बी प्रॉपर्टी पहले क्या थी? वहां हेड ऑफिस था, पीपीई थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। फिर हमने ट्रांसफर इन या आउट लिखना है यहां पर, तो ट्रांसफर इन हुई, मतलब ये देखो पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आई, प्रॉपर्टी बी वाज रेंटेड आउट। पहले क्या कह रहा है, एनएल ने सी खाली कराई किराएदारों से, और उसमें अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिया, कहां से? बी से। जिसका मतलब बी पहले क्या था? पीपीई, अब क्या बन गया? किस दिन? 31 मई पे। अब इस दिन
इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 650। इस दिन इसकी फेयर वैल्यू क्या है? तो इस दिन जो गेन है कितना है? ये कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन। लेकिन मुझे उसको बनाने की कोई जरूरत थी ही नहीं, यानी मुझे सिर्फ इस 790 की फेयर वैल्यू को उठाना था और इसको ले जाना था सीधा ट्रांसफर। इतना आसान सवाल भी हो सकता है। सुभान अल्लाह। सबसे मार्क्स ज्यादा इसी में थे? नहीं, वो गवर्नमेंट ग्रांट में थे। चलो खैर, ट्रांसफर इन कितना जी? 10। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे है? फेयर वैल्यू पे। तो 750। ओ नंबर 2 जी, 790 माइनस 750 ही है ना। अब ये नंबर 2 कितना? लॉस। ये आ गई, यही फेयर वैल्यू है। और एक पहले से थी, अब ना रही। सी में आपने हेड ऑफिस शिफ्ट किया, किराएदारों से खाली कर, उल्टा किराएदारों से ही खाली करा लिया। हाँ जी, करा लिया जी, करा लिया। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपीई बन गई। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी साल के शुरू में थी, तो फिर पिछले साल के एंड पे ये फेयर वैल्यू पे आई होगी, तो अभी ओपनिंग इतना ही आ गया। लेकिन अब इसी IAS 40 में रहते हुए फेयर वैल्यू गेन बुक करना है, इसी पर दिखाना है, उसको 510 पे लाना है और फिर उसको ठिकाने लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ ओपनिंग कितना था? फिर 450 से ले आओ 480 पे। ना 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 ना, ट्रांसफर के दिन 510, तो 510 60 का, पता नहीं मैं क्या पहले प्लस माइनस लिखी जा रहा हूं। चलो खैर जी, सीधा कर लें इसको। 510 माइनस उधर प्लस में, ये ना बाद में आप उसी केस कराया जी। 510 माइनस जी 60 आ गया। अब ये 60 का क्या है, गेन या लॉस? गेन। तो नंबर 3 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना? 60। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में आ गया है। अब क्लोजिंग में कुछ नहीं रहना, क्योंकि अब ये 590 पे आ गई। 590 पे, 510 पे आ गई। अब इसको यहां से निकालो, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डेबिट पीपीई। ठीक है, गेन लॉस आपने दिखाया। क्लोजिंग में यहां पर कुछ नहीं आ रहा, फेयर वैल्यू मॉडल लगा करता था इस पे। उसके अलावा कोई लैंड शैंड होर ते लिखी कोई नहीं हुई, तो जी वो तो डेप्रिसिएशन के लिए है। मैक्सिमम यही कर सकते हो, लिख दो फेयर वैल्यू मॉडल हमने यूज किया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए, तो वो मैंने ये लिख दिया, या लाइन लिख दें। हाँ, सिर्फ इतना था ही सवाल था। लेकिन टोटल कर लेना, क्योंकि उसने हमें टोटल से मना नहीं किया। पता नहीं उसने सोल्यूशन में क्या किया हुआ, देख लेते हैं। लेकिन आपने टोटल बनाना है, क्योंकि उसने मना नहीं किया। उसे मना किया उसने टोटल मत बनाओ। कंपैरेटिव तो नहीं बनाना ना, लेकिन कौन सा सवाल है? फिर टोटल उसने बनाया हुआ, इसका नंबर भी होगा 1 2 जितना भी होगा। ठीक है, लाजमी जुज़ है, क्योंकि इस फिगर ने फेस पे नजर आना होता है ना। ठीक है, यूजर ने मैच करना होता है इसको। ठीक है, चलो जी, सबसे आसान ये था टोटल वाला, सबसे आसान था। कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने? 4। लेकिन ये गवर्नमेंट ग्रांट से कम नंबर थे इसके, पता नहीं क्यों। वो मिस्टेक की होगी जब हमने लिए फेयर वैल्यू वगैरह वाली बी से सी वाली अमाउंट्स का। बनती नहीं, वैसे पढ़ा हो तो बहुत सादा। अच्छा, पता नहीं आप कहते हो कि हमें ऐसे करांदा है तो सादा ही लगता है, परचे तो ये होएगा तो वो होएगा। कुछ नहीं होगा यार। एक ही सवाल रह गया आखिरी, IAS 16 का। तो IAS 40 आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। ठीक है, IAS 16 में सवाल पता है कैसा था? अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, छोड़ के क्यों नहीं, कुछ भी क्यों नहीं छोड़ के जा सकते। अच्छा, वो खानगढ़ वाला सवाल ऑनलाइन वाले बच्चों ने कहा था, मैंने कहा था लेकिन डाला नहीं था, फिर मैंने उसका लेक्चर बनवाया था, मिला था ना बाद में, खानगढ़। अब मुझे लग रहा है, ये अब मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूं आपको आज, मुझे ये लग रहा है
कि पीपीई का चूंकि सवाल अब अगर वो नोट नहीं दे सकता तो उसके एक्सट्रैक्ट्स मांग सकता है 8-10 नंबर के आराम सुकून से, रीवैल्यूएशन डाल दे, एक्सट्रैक्ट्स तो मांग ले तो आप वैसे ही चीते हैं, तो चीतियां हैं ना जी। और एक्सट्रैक्ट ज़्यादा आसान है, एंट्रीज भी मांग सकता है आपसे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स भी मांग सकता है आपसे, ओके। नोट नहीं बनवा ले तो अच्छी बात है, हमें क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं हूं, अगर मैं बताऊं हूं तो आप लोग गुंगलू हैं। ये देख रहे हो जी, डिस्पोजल ऑफ, ये वाला, ये सवाल, ये 67 इससे मिलता जुलता 68, ये इस जैसा ही सवाल है। 5 बिल्डिंग्स खरीदी थी, उनमें से 1 या 2 बिक गई, नोट बना दो। नोट एंट्रीज के बाद ही बनता है, उसने यही काम एंट्रीज में, ऐसा ही सवाल है बिल्कुल यही, ऐसे लगता है बुनियाद ऐसे ही सामने पड़ी हुई है। ये भी कोई किसी पास पेपर, किसी क्वेश्चन बैंक का सवाल, इससे मिलते जुलते 2-3 और मैंने बनाकर रखे हुए हैं, ठीक है। तो वैसा ही सवाल आपको मिलेगा। देखते हैं, सवाल को पढ़ें। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन पीएस बुक्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 22, 23 एंड 24 इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। अगेन वर्किंग शो कर दो, नरेशंस आर, अच्छा चलो वो भी ऐसा ही है, प्रिपेयर शो और नरेशंस आर, चलो एक जैसा ही था ना, इसलिए मुझे भी यही लगा। जनरल एंट्रीज करो सिर्फ तो जिंदगी आसान हो गई। लेकिन रीवैल्यूएशन हुई तो, बार बार हुई तो वर्किंग तो करके लानी पड़ेगी, ठीक है। आखिरी सवाल है जी आज का हमारा, उसके बाद चंद नसाहे के साथ आपको रुखसत कर दूंगा मैं भारी दिल के साथ। रोना नहीं यार जमशेद कूका मार के रो रहा है सो झंगवी हमारे इलाकों में ऐसे होता है ना, कुछ मौकों पे कूके मार के रोना जरूरी होता है, वरना समझा जाता है कि इसको दुख नहीं हुआ शायद, है ना। जमशेद वो करके दिखा रहा है, हालांकि बिच्चो खुश, मुझे पता है, हाँ वो भी कूके मार सकता है। चलो चलो बस बच्चों ने कहा था 5:30 तक, तो 5:45 तक इंशाल्लाह खत्म हो रहा है मुझे लग रहा है। बच्चों ने कहा था 5:30 तक, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था 6 तक जाएगा। लेकिन ये सवाल कर लो जल्दी से। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू 4 एक जैसी मशीनें एक्वायर्ड बाय कॉटन लिमिटेड ऑन यकम जनवरी 22 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ, आगे CL applies revaluation model for subsequent measurement, net replacement method, transfer maximum possible amount, सही है। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ मशीन ऑन यकम जनवरी 23, अगले साल फिर 24 810 और यानी 2 रीवैल्यूएशन भी करवाई, और फिर डेप्रिशिएट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे ओवर। ओ यार याद आया, 6 बज जाएंगे, एक छोटा सवाल और रह गया है, प्लीज 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 मेरे हाथ देख लो, रिड्यूसिंग में जाते जाते, नहीं, इससे भी छोटा सवाल है, सिर्फ वर्किंग करूंगा, वर्किंग सुन लो है क्या। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आज तक आपने नहीं देखा, अगर रीवैल्यूएशन आ गई पर्चे में तो कहोगे काश उस वक्त 5 मिनट सर को दे दिए होते ना, आज पर्चे में हमें ये मसला ना होता। तो बोलो 5 मिनट देंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा जितने नहीं देने वो जाओ मगरों ले जाओ, लेक्चर आ जाएगा। चुप करो, चुप चुप, जो आप बोला उसकी बिरयानी कैंसिल। देखता हूं मैं कौन बोलता है, कौन बोला है यार, प्लीज यार। ऑन 31 अगस्त कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड पे करना है 10 साल, नो चेंज यूजफुल लाइफ, यानी आपने बार बार रीवैल्यूएशन पर लाइफ निकालनी है। ऑन 31 अगस्त 1 मशीन वॉज सोल्ड फॉर 210, ठीक है। तो यही पे कर, नहीं उधर करते हैं, चलो ठीक है। मार्कर आ गए, नहीं आए, इधर ही कर लो। हाँ जी शुरू हो जाओ, सवाल ओपन रखो, 1 मिनट का काम है जी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले वर्किंग करते हैं ऐसे 5 मिनट में, ये 5 मिनट में आपको करवाऊंगा, ये 10 मिनट में, ये 5 मिनट में करवाऊंगा आपको रिड्यूसिंग बैलेंस वाला सवाल। एक वर्किंग सिर्फ करनी है, आप कहोगे हाँ ये हमें पता ही था, बस आपने बताया है।
और फिर बस कुछ नसीहतें 5 मिनट की, ठीक है। जिसने जाना है चले जाओ, ये आखिरी पार्ट है, अपलोड हो जाएगा आपके घर पहुंचने से पहले। आखिरी 15-20 मिनट सुन लेना, कोई होता है ना मसला, गाड़ी गुड़ी ये वो जी। ओए अल्लाह, क्या है जी, प्लांट है मशीन है? मशीन्स, मखाइंस, मशीनरी है या मशीन्स हैं? पीपीई भी लिख सकते हो वैसे। अच्छा यार, इसको जरा खुला डुल्ला करके रखते हैं जरा। होए होए, अब रीवैल्यूएशन मॉडल चू नक्का है तो चना नच्चा, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आएगा और पीएनएल भी आएगा। भाई पढ़ा हुआ हो तभी ना। अब अगर आपने चॉइस में छोड़ा होता है, चलो यार डिस्पोजल आज तक कभी पूछा नहीं उसने एंट्रीज में, या इस तरह से डिस्पोजल जब भी पूछा उसने, अगर 1-2 बार तो ये देखा आपने कि जो एसिड होता था बिक जाता था, बल्कि ये भी ज़्यादा नहीं, रीवैल्यूएशन डिस्पोज करवाया ही नहीं हुआ था इससे पहले उसने पास पेपर्स में। ये तो हमने टिका के इसकी प्रैक्टिस की हुई थी। सवाल वही है, हर दफ़ा बच्चे करके जाते हैं, बच्चे करके जाएं बस। कब खरीदा था जी? 20। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 1000। उसके बाद 31 दिसंबर 2022 आएगा, डेप्रीसिएशन करेंगे जी 1000 डिवाइडेड बाय, रेजुअल वैल्यू तो नहीं कोई, डिवाइडेड बाय 10, आंसर 100। अच्छा, अब वर्किंग करते आओ, एंट्री सिर्फ एक ही साल की है, ठीक है ना जी? 900, और खुदा तो हिदायत दे जी, 900 कोई फैसला कर लो यार, थोड़ा टाइम ही ज्यादा लग रहा है। रीवैल्यूएशन इस दिन है? रीवैल्यूएशन नहीं, इससे अगले दिन है, 1 जनवरी। एक लाइन खाली छोड़े, रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। रीवैल्यूड अमाउंट 1 जनवरी 23 पर कितनी है? ठीक है, तो 810 पे इसको उठाकर ले जाएं। लॉस आ गया पहली बारी, सुबहान अल्लाह, रेवोल्यूशनरी लॉस, पीएनएल डेबिट, मशीन क्रेडिट, बाकी एंट्रीज के साथ साथ ये भी, ठीक है। फिर अब डेप्रीसिएशन से पहले डेट ना लिखी हमने डर से, 810 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, और नशर करना मत भूलना। अब नशर की एंट्री कोई नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो अगला गेन अगर निकला तो वो गलत निकल आएगा। ये हमने एक लंबे सवाल में प्रूफ किया था, ठीक है जी। 90 प्लस 10, 90 ना 90 सवारी, स्पीड आज 190 जी, 7 माइनस 80, बुक वैल्यू 31 दिसंबर 23। अब हमारा साल आ गया, ठीक है। तो 1 जनवरी 24 पर एक लाइन खाली छड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें, 896। ये सब की है रीवैल्यूड अमाउंट जी, 176 का सरप्लस आ गया। अब ये इसने पहले जाके इस लॉस को खाया, 96 का सरप्लस बच गया, ठीक है जी। अब यहां से हमारी एंट्री शुरू हो चुकी हैं। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे? पहली एंट्री क्या करेंगे बेटा? वो सेल बीच में जाके हुई है ना, पहले रीवैल्यू तो सारी नहीं हो जाएंगी, अभी मैंने वो रीवैल्यू करना है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, बेटा इस साल की डेप्रीसिएशन जरूर होगी, पर 1 जनवरी पे तो नहीं होगी ना। तो 1 जनवरी पे मैं सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्रीज कर लूँ, फिर जो आप कहोगे करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी डिस्पोज नहीं कर, अभी मैं रीवैल्यू कर रहा हूँ। अभी मैंने डिस्पोजल का नाम भी मुंह से नहीं निकाला, मुझे रीवैल्यू करने तो सारी बिल्डिंग्स को रीवैल्यू कराओ। नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, रीवैल्यू कराओ, एंट्री बोलो। खबरदार किसी ने ऐसे सही एंट्री बोली तो पहले एंट्री बोलो ट्रांसफर की, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट। वो आपको पीपी 16 भूल गया। 1 जनवरी 24 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और मशीन्स क्रेडिट
अब यहां पे खड़े हैं हम, यहां पे खड़े हैं, ये यहां पे खड़े हैं, यहां पे खड़े होकर आपने डेप्रिसिएशन जितनी पड़ी है उसको एलिमिनेट करना है। तो इससे पहले हम पूछा करते थे भाई एसिड क्या कभी पहले रीवैल्यू है? उसने कहा हाँ हाँ हुआ। हमने कहा अच्छा, जिस दिन रीवैल्यू हुआ था उस दिन तक की डेप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट होकर नील हो गई होगी, तो अब इन दोनों डेट्स के दरमियान तो फिर सिर्फ 90 रुपए की डेप्शन पड़ी हुई है। याद आई बातें? नो सर वाले, अल्लाह उनको हिदायत दे दे। फिर नो सर वालों पर्चा ना देना फिर अगर नहीं समझ आई तो जी। उसके बाद 1 जनवरी 2024 पर रीवैल्यूएशन सॉरी डेप्शन मशीन डेबिट कितने से, पूरा लिखना है, कोई आपने नहीं करना ये एब्रीविएशन, और रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई ये जरूर लिखना। ओसीआई में क्रेडिट कितने से, 96 से, और पीएनएल के अंदर आप गेन लिख लो या रिवर्सल ऑफ लॉस, गेन ही लिख दो, चलो आपको ऐसी आदत डाली थी जी 80। ठीक है जी। लो जी एसिड रीवैल्यू हो गए, सारी की सारी मशीन्स रीवैल्यू हो गई हैं। अब यहां पे हम खड़े हैं, 1 जनवरी 24 पे खड़े थे। अब 31 अगस्त 24 पे 1 मशीन वॉज सोल्ड। तो इसका मतलब अब इसको 31 अगस्त तक डेप्शन कर लेते हैं और रिमेनिंग को 12 महीने कर लेंगे फिर। ठीक है। अब एक मशीन है जी, एक मशीन। अब उसने कहीं पे ये नहीं लिखा इसकी कॉस्ट अलग है, इसलिए ज्यादा आसान सवाल था, क्योंकि इसमें क्या होता था, सिमिलर मशीनें हैं, तो अगर 1000 रुपये 4 की कॉस्ट है तो फिर 250 एक की। अगर 810 1000 की रीवैल्यूड अमाउंट है तो एक की कितनी हुई, 810 बटा 4 करो, सॉरी 810 अगर 4 की रीवैल्यूड अमाउंट है तो एक की कितनी, अगर 896 4 की रीवैल्यूड अमाउंट है तो डिवाइड बाय 4। बात समझ आ गई? अब हम जहां खड़े हैं उस हिसाब से आगे चल रहे हैं। ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा जी 31 अगस्त 2024 डेप्रीसिएशन लेनी है ऑफ डिस्पोजल, ऐसे ही है। अब 896 सारा तो है नहीं, 896 डिवाइडेड बाय बोलो 4, ये कर दोगे इनटू 1, क्या करना अब? ठीक है, क्या आंसर आएगा? 220। 224 को डिवाइड करो 10 से, ये तो कहीं और करना पड़ेगी वर्किंग, ये ऐसे करके वर्किंग की थी मुझे याद। एक मिनट यहां कर लेते हैं जी, इधर देखो 896 डिवाइडेड बाय 4 किया तो एक की क्या आ गई जी रीवैल्यूड अमाउंट 224। अब इसको रिमेनिंग लाइफ इधर निकालो, कितनी है 8 से डिवाइड करो और 8/12 कर लो, 31 अगस्त है। ठीक है जी 18.67, अच्छा जी 19 कर लो, फिर सवाल से मैच करने में गड़बड़ होगी, अभी ना करो 18 ठीक है जी, चलो ठीक है 19 कर लो बस। ठीक है, बस ये याद रखना 18.67 आया था फिर, हैं ये ना हो फिर। ठीक है, ये अपने पास साइड पे लिखते जाओ, ऐसे ही थोड़ा सा लिख दो 18.67, ताकि बाद में ऐसे ना हो पता नहीं उसने राउंड किया हुआ या नहीं, मुझे नहीं पता, देखते हैं आगे जी। नशर करो, नशर 96 20 4 बिल्डिंग्स का सरप्लस है, डिवाइडेड बाय 4 24 बटा नशर करो, हाँ जी 8/12 कितना 2। इसकी भी एंट्री आप मुझे करा दो 31 अगस्त 2024 पे, साथ के साथ एंट्रीज भुगतती जाए तो अच्छा होता है। तो पहले क्या करो, 31 अगस्त ही है ना जी, पहले क्या करो जी, इसको डेप्रीशिएट करो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से 18 पॉइंट समथिंग था, पता नहीं 19 पॉइंट समथिंग था ऐसे। साथ ही इस दिन में डेट दोबारा ना लिखूं, काम चलेगा। इसी दिन अगली डेट, अगली एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 2 से, और इसी दिन आप डिस्पोजल की एंट्री करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और मशीन्स क्रेडिट। मशीन्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ ना तो उसमें एक मशीन निकल जाएगी। अब इसकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, आपको याद होगा मैंने कहा था ये 2 फिगर्स हैं, एक ये ठीक है, और दूसरा चूंकि इसी साल के पहले दिन रीवैल्यू हुआ है तो दूसरी यही एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। इतना आसान सवाल था,
हमने तो वो सवाल भी कर लिया था जिसमें पिछले साल रीवैल्यू होके फिर अगले साल बिका है, वो अभी वहां तक नहीं पहुंचा, अभी यहां तक पहुंचा है पहली दफा, ठीक है ना। तो अब अगली बार आपकी दफा वहां भी पहुंच सकता है, आपको वो करवाया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, परेशान नहीं होना। बताओ जी, मशीनों की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, जो मशीन जो बिकी है 224। इसकी एक्यूमुलेशन कितनी है, क्योंकि इधर देखो ना, इस दिन तक की डेप्शन तो क्या हो चुकी हुई है, इस दिन तक की डेप्शन तो क्या हो चुकी हुई है, एलिमिनेट। तो फिर इस एसेट के अकाउंट के अंदर, इस एसेट से रिलेटेड ये 19 की ही डेप्रिसिएशन पड़ी हुई थी। कितने की बिकी है, कहीं पे लिखा हुआ है 210। तो कैश कितना आया 210। तो गेन है लॉस है, गेन है कितना 5 का, ओके। और उसके बाद अगली एंट्री क्या करोगे, बचा खुचा। बचा खुचा कितना बचा खुचा है, 24 का सरप्लस था इसके हिस्से का, 2 का ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका, तो बाकी कितना है बोलो, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितना जी। अच्छा ये भी निकाला करते थे, सॉरी 31 अगस्त 2024 पे हम अगला काम क्या करते थे, मैं भूल गया आपकी वर्किंग को अपडेट करना, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकाला करते थे। अब कितनी थी जी इसकी बुक वैल्यू 224, 19 का डेप्रिशिएट हो गया, तो बाकी कितना बचा 20। ये ऐसे करके नजर आया करता था, आपको याद है, ऐसे करके दोनों याद आ रही हैं बातें। दूसरा जी, इसी तरह से जितना था सरप्लस वो 24 है, जितना ट्रांसफर हो गया वो 2 है, तो बकाया 22, तो ये 22 की एंट्री आ गई। अब क्या बचा, बस रिमेनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर, ठीक है। तो 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन आएगी। अब रिमेनिंग बिल्डिंग्स जो हैं उनको भी ऐसे निकाल लेते हैं जी, 896 तो थी टोटल, ऐसा ही है, इसमें से 224 ये वाली माइनस कर दो, रिमेनिंग लाइफ तो वही चलनी है ना, 8 से डिवाइड करो, लेकिन इसको फ्रैक्शन मत लगाना जी, 84। उसके बाद सेम टू सेम टोटल सरप्लस कितना है 96, इसमें से 24 का साथ जो हशर होना था हो गया, डिवाइड बाय 8, रिमेनिंग को 9। यार कमाल है, जैसे हमने सवाल किया था बिल्कुल वैसे ही बना हुआ था, अल्लाह की शान है, ये बस अल्लाह का करम है और कुछ नहीं है, अल्लाह की तरफ से फजल होता है, इंसान के पल्ले कुछ नहीं होता है। बस आपने सबसे बड़ा वजीफ़ा जो करते रहना है ना इस पूरी प्रेप लीव के अंदर, वो वजीफ़ा ये है, मैं कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं, अल्लाह ही सब कुछ, अल्लाह का ही सब कुछ, हमें अभी भी कुछ नहीं आता, हम अभी भी मोहताज हैं, ठीक है ना। हाँ बस ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है, बाकी जो मर्जी करो ये ज़रूर 100 दफ़ा पढ़ लिया करना है तुम लोगों ने, सुबह 100 दफ़ा शाम, चलो इतना ज़्यादा हो जाएगा, हर वक्त जब ख्याल आए ये पढ़ लिया करना है, क्या, मैं कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं, तू सब कुछ तेरा सब कुछ, ठीक है जी। हाँ जी, बुक वैल्यू बता दें, क्या करनी बुक वैल्यू यार, आप रख लें बुक वैल्यू अपने पास रखें जी। बताइए जी, डेप्रीसिएशन, अच्छा अब ये डेट ना बदल गई है, 31 दिसंबर 2024 की ये 2 एंट्रीज हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 84 से, और 9 से आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कर ली, ठीक है। अच्छा अब ये एंट्रीज नहीं कराऊंगा, सिर्फ वर्किंग करानी है, जो मैंने आपको बोला नहीं है आखिरी, बस वो चीज़ मुझे कराने दो, क्यों ऐसे जाते जाते आप जो है वो मेरा दुखी ना करके जाओ ना मुझे। पास पेपर ये है क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम 2025 का, ठीक है, नजर आ रहा है, नहीं तो एक काम हो सकता है, एक मिनट इसको चैड़ा कर देते हैं ऐसे, क्योंकि लेंथ तो बढ़ नहीं सकती, तो चलो इससे ज़रा सा बेहतर हो जाएगा ऐसे जी। ले जी, रीसेट अटेम्प्ट तो गई है हो, एक ही साल की एंट्रीज पूछी थी चांद, देखो ना पेपर आपके पास है ना, ठप के रखता है। अच्छा जी, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कभी जो आ जाए रीवैल्यूएशन, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम ही चलना है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ की वजह से ना जी आपको रेट दोबारा निकालना पड़ता है, वहां पे लाइफ नहीं चलती ना,
तो रेट निकालने का फॉर्मूला आपके पास वही है 1 माइनस nth रूट एस ओवर सी, और जैसे एस्टीमेट चेंज में नहीं लाइफ बदल के दोबारा निकलवाया था रेट, वही काम करना है। अब ये छोटा सा सवाल है, 1 मिनट लगेगा, ठीक है, इसको करते हैं। ये मुझे याद भी नहीं था कसम से, वरना मैं ये, अब देखो ना, अब ज़हन के अंदर एकदम आ गया। फुली डेप्रिसिएट एसिड का क्या करना है? फुली डेप्रिसिएट एसिड का सिर्फ ये करना है कि उसको डेप्रिसिएट नहीं करना, वो 1-2 सवालों में फाइनल अकाउंट्स में आपको करवा दिया था, बस उतना ही उसका ट्रीटमेंट था, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे करने लगा हूँ जी मैं। एक प्लांट खरीदा है हमने यकम जुलाई 24 पे 500 का, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 8 साल और रेजुअल वैल्यू है 1 मिलियन। इनिशियली उसको डिसाइड किया कि हमने 54% रिड्यूसिंग बैलेंस पे करना है, आप चेक ना करने लग जाना, सही होना है, ठीक है। फिर उसके बाद यकम जुलाई 16 पे रीवैल्यू हुआ है और यकम जुलाई 18 पे हुआ है, तो लंबा हो जाएगा सवाल, चलो पहले वाला भी हो गया तो समझ आ जाएगी, ठीक है। सुनो अब, यकम जुलाई 14 डेट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर है 167, क्वेश्चन नंबर 169 और क्वेश्चन नंबर है 72। रहंदा रह गया सी, हाँ जी, गल इन्नी कोई नहीं सी वैसे। क्वेश्चन 72 पेज नंबर 169 रहंदा रह गया सी, तो आज तो ना रहने देना इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अगर कोई मिसाल के तौर पे थ्योरेटिकल कोई चीज़ छोड़ी हुई थी मैंने और वो छोड़ी की छोड़ी रह गई, आपने जब मैंने वो, अभी तो ज़ाहिर रिवीजन प्लान को मैंने देखना है जब IS 16 में, तो वो पॉइंट तो मैं डाल दूंगा। अव्वल तो ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं इंशाल्लाह, अगर आ भी जाती है तो अगेन इट्स ओपन, आप उसको पूछ सकते हैं जूम मीटिंग में आके, ठीक है। यानी आगे दरवाज़ा मैंने बंद कोई नहीं किया, खुला है पर्चे तक जी। क्या चीज़ है जी? ये पौधा और रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस। जी, अब यकम जुलाई 2024 पर आपने एसेट खरीदा कितने का? 500 का। 30 जून 2025 पर इसको डेप्रीशिएट किया आपने, ठीक है। और जालमा 16 पे जाके रीवैल्यू करा रहा है, चलें जी, ये 24 नहीं है 14 आई थिंक, है ना, 14-15 जी। डेप्रीसिएशन करनी है तो 500 इंटू 54% जी, करता हूँ, कितना? बुक वैल्यू। उसके बाद 30 जून 16 पर भी लाना पड़ेगा, 1 साल वाला होता तो अच्छा होता, खैर चले, मुझे लग रहा है ऐसे हो जाना है इस दफ़ा, ये आ जाना है, बच्चों ने इसको छोड़ा होना है, हालांकि बात कोई नहीं है इतनी वहाँ पे, लेकिन पर्चे के अंदर प्रेशर इतना होता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आती क्या करना है, ठीक है जी। 2 अपने पास रख लो जी। 106 ये बुक वैल्यू आ गई 30 जून 16 की। अब इससे अगले दिन यकम जुलाई 16, इससे अगला दिन होता है, पता है ना, 17 ना लिख देना, ठीक है। एक लाइन छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, कितनी? 90, ठीक है। तो ओहो क्या आ गया? आंदा रहे लॉस, भाई हमें क्या, कितना? अभी अभी सवाल किया उसमें भी लॉस ही था, खैर से जी, वो मसला नहीं है। मैं तो आपको रिमेनिंग लाइफ की बजाय अब रेट वाला बस काम सिखा रहा हूं और कुछ भी नहीं। अब रीवैल्यूएशन लॉस आ गया जी, बैलेंसिंग, और रीवैल्यूड अमाउंट हमारे पास आ गई है ये, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपने जब डेप्रीसिएशन करनी थी तो अब लाइफ से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो तो स्ट्रेट लाइन पर डेप्शन आने लग जाएगी, तो आपको 90 पर कोई परसेंटेज लगानी है, ठीक है, और साथ साथ आपको उस 16 पर भी लगानी होगी। बहरहाल वो फिगर, वो रेट क्या है वो निकालना असल काम था। तो हम इस रेट को निकालने के लिए एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, 1 माइनस nth रूट एस ओवर सी, ठीक है। जिस दिन ये करना है उस दिन की एन ले लो बस। अब इंटू 100 कर लेना, 1 माइनस, अब यहां पर लेना है रिमेनिंग लाइफ को, तो यकम जुलाई 16 पे खड़े होकर 2 साल एसेट की जिंदगी से खत्म हो गए। ओरिजिनली कितनी लाइफ थी लिखी हुई है कहीं पे? शुक्र है, वरना ये भी रिवर्स वर्किंग करनी पड़ सकती थी। खैर 8 में से 2 गए तो बाकी तो 6 यहां पे लो, और आज स्क्रैप वैल्यू कितनी बताई थी? 1, और आज क्या करोगे? ये रीवैल्यूड
अमाउंट ले लोगे या बुक वैल्यू लोगे? रीवैल्यूड अमाउंट ले लो, ठीक है, डिवाइड बाय 90, आंसर इज 52.76%, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने लिखा 52.76% और ऐसे ही आगे भी उसके लिए लिख दिया। कितना आता है जी? 48 कर लो ना, और यहाँ पर तो 47, 48 ने 5 कर देना है, 8 ने 4 को 5 कर देना है और फिर 5 ने यही कर देना है जी। बोलो 40, नहीं समझे? 47.48 है ना, 8 ने क्या कर दिया इसको 5, 5 ने क्या कर दिया, तो कर लो ना यार, बड़े हो जाओ अब जी, प्लस 8। चलो अच्छा जी, ऐसे ही आगे भी हो जाना है, बस रिमेनिंग लाइफ दोबारा निकालनी है। तो फर्क सिर्फ इतना सा आया कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो आपको रेट निकालना पड़ेगा, और रेट निकालने का तरीका चेंज इन एस्टीमेट में। अगर तो पहली बार ही ये सवाल यहाँ कराया होता तो फिर थोड़ा मसला होना था, लेकिन जब एस्टीमेट चेंज में ये रेट निकालना सीख चुके थे आप, तो फिर ये मसला कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने पढ़ लेना है इंशाल्लाह, जो रिवीजन प्लान हो कम से कम। तस्वीर लेनी थी, ओह सॉरी। अच्छा, जो रिवीजन प्लान के अंदर चीज़ें हैं वो अब आपने पढ़ लाजमी लेनी है, कर लाजमी लेना है इन चीज़ों को, कम से कम 3 रिवीजन्स करनी है। अब बाकी जो 5-7 मिनट आपके चाहिए मुझे बस। यार ज़रा वो उसको तो पता करें, असर को बुलाएं ना ज़रा। अगले साल लाइफ हो, अगले साल भी हो जाएगा भाई। सवाल नंबर 70 ये किया था जी, तस्वीर खिंच लो तुसी। मुझसे आप अलग से पूछ लेना भाई। आलम खान का पता करो, इधर ही है, कर लो ना, मुझे बताओ फिर। अच्छा जी, अब बात सुने जी मेरी। सबसे पहली चीज जो बेटा, बात सुने आप, बड़ी अहम बातें हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि आपने अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ठीक है। इस वक्त अब बहुत ये कीमती टाइम है, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो टाइम की, ठीक है। आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है। 3 से 4 पर्चों वाले जो बच्चे भी हैं उनको 12 से 14 घंटे रोज़ाना पढ़ना है इस 1 महीने में, ठीक है। ये 12 से 14, 15 तक भी हो सकता है। ये इफ़ेक्टिव होना चाहिए। वो बच्चे मुझे कहते हैं ना अक्सर, वो शेर सुनाएं, जो शेर मैं कहता था, मैं ये कहता था कि अटेंशन ऐसी हो, ये ना हो कि किताब खुली है और फिर आगे तेरे ही बाल बिखर जाते हैं दीवारों पे तेरी तस्वीर, नीचे करो इसको, किताबों में नजर आती है, ठीक है। तो ये ना हो, अटेंशन ना तेरे ही बाल बिखर जाते हैं दीवारों पर, तेरी ही तस्वीर किताबों में नजर आती है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सुभान अल्लाह। आपने क्या करना है, सुन लें प्लीज, आपने अटेंशन रखनी है। देखें ये बहुत मुश्किल है, अटेंशन रखना मुश्किल है। वॉन्डर करेगी, कोई मसला नहीं है, वापस लेके आए। मसला क्या है, कोई सोच आई, उसके पीछे चल पड़े, आधे घंटे बाद होश आया, ओहो हम तो यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना, ठीक है। कोशिश करनी है, 2-3 दिन लगेंगे, सेट हो जाएंगे, ठीक है। 13, 14, 15 घंटे जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, इस वक्त तो वो मामला है, ठीक है। बाकी अगर आप 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, 14 घंटे पढ़ते हैं तो 6 और 4 10 घंटे फिर भी हैं। तो 9 से 10 घंटे आपकी नींद के हैं। मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, जाके तरावी पढ़ें, आप एंजॉय भी कर सकते हैं आधा घंटा पौना घंटा, लेकिन ज़ाया नहीं करना टाइम को। तो जो सबसे अच्छी विंडो है, इस टाइम को कैसे लेना है। ओ जी फलां कहता है मैं सारी रात पढ़ता हूँ, मैं भी सारी रात पढ़ूंगा। अब 3 दिन ये ट्राई किया, कोई नहीं कम बनया। दूसरे ने कहा नहीं तहज्जुद के वक्त उठ के पढ़ना शुरू करो, बड़ा बरकत वाला वक्त है। भाई तुम्हारी बरकत उसी वक्त है जब तुम पढ़ सकते हो। उस वक्त शुरू किया, 3 दिन वो ट्राई किया, ऐसे करके पढ़ रहे हैं। अब नफल भी तो पढ़ ली, चलो अल्लाह का शुक्र है, फिर वो वही पे। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ आपको, अपनी पढ़ाई के ज़माने में, ठीक है।
ये जिसने जो मशवरा दिया वो कर लिया। आखिर मुझे समझ आई भाईजान, मैं वो फजर की नमाज पढ़ के नाश्ता करके 7 बजे ही पढ़ सकता हूँ, यही मेरी रूटीन है। तो मैं वापस उस पर आ गया और मैं बेहतरीन पढ़ा और पढ़ता ही ऐसे। रात को फौरन इशा के बाद मुझे नींद आती थी तो मैं पढ़ने बैठ जाता था, और फिर जब ऐसे थोड़ा सा हुआ फिर किताब रखी, सो गया। लेकिन ये 6 से 7 घंटे, 7 घंटे इनफ हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ना हो नींद तो अच्छा है, लेकिन बहुत हद हो तो 8 घंटे हो, फिर वो आपका खेलने कूदने का टाइम कम हो रहा है, लेकिन आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने जो प्लानर बनाना है बेटा, ये प्लानर अगर टिक हो रहा है डे वाइज तो आप पासिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब आप टारगेट सेट करते हैं, फलां तारीख को ये जी अफ्तारी, जिनका रोज़ा है वो कर लें अफ्तारी। इधर बैठे ज़रा, कुछ कहीं से मंगवाते हैं, बैठो बैठो भाई, उसको जल्दी से बुलाओ, उसे को कहीं से कुछ तो पकड़ लाता है, पानी भी ले आता है, ले। अच्छा जी सुने, प्लानर आप लोगों ने कैसे बनाना है। प्लानर मैं आपको कर्ज कर रहा था कि आप टारगेट्स लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे डेट्स के साथ। तो उस डेट पे जो कर रहे हैं टिक होता जा रहा है, आगे चलते जा रहे हैं, तो आप इसका मतलब है प्लान के मुताबिक ख़त्म कर लेंगे। और अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है यार। कोई खजूरें यार कहीं से पकड़ो या कोई चीज़ ऐसी पकड़ो, इनका अवतार करा दो, रोज़ा कुछ बच्चों का रोज़ा है, ठीक है, कुछ ले आओ, वरना ये किस किस का रोज़ा है, हाथ खड़ा करें। इन्होंने सारी खुशबू फैला देनी है, इनको कुछ ऐसे खजूर पकड़ा दो, फिर बिरयानी दे देना इनको बाद में, ठीक है। सुन लो। अच्छा यार बस 2-4 मिनट दे दो, ठीक है, कुछ इनको दे दो यार, खजूर बांट लें, किसी के पास हैं जी आगे चला दें, जल्दी करें। मेरे वास्ते भी दुआ कर देना, बद्दुआ ना करना कि ये देखो रोज़ा भी खराब करता है साडा। बुदाम है कि नहीं मेरे को लाम बेटा। ये कितने बच्चों का यहाँ पे रोज़ा है? ये बेटा वो ना आगे चला दें, 4 बादाम निकले अब जो निकल आए। अच्छा सुने जी, सुने प्लीज, बस कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए रखा आपको, अल्लाह बहुत अजर देंगे इसका। सुने, प्लानर आपका बन गया है जी। प्लानर में डेज कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। अब उसका हल क्या है, उसका एक तरीका बताता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बहुत अहम है, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है प्लानर का टिक होना ना। तो आप मिसाल के तौर पे आज क्या तारीख है, आपने 4 से, आपने कल से कहा नहीं चलो कल जी टैक्सी क्लास भी है, चलो अभी ज़रा रहने देते हैं, परसों से पढ़ना है, ठीक है। तो परसों क्या तारीख बनती है, आपने 6 से अपना प्लानर बनाया, 6 से प्लानर बनाया है ना, जो प्लानर आज ही बना लो 6 से, उसको पढ़ना अभी से शुरू कर दो। ये होगा क्या कि जो 6 को करना है वो आप आज और कल में कर चुके होगे। जब 6 पे पहुंचोगे तो आप 7 को कर रहे होगे, फिर कुछ 7 आगे जाएगा, पहले 2-3 दिन टेम्पो बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो एक आधा दिन बाद प्लानर शुरू करना। फिर अगली बात, आपको जैसे अर्ज किया, पढ़ाई करते हुए आपने मार्क्स इंटू 1.8 करना है, सोल्यूशन को बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। और उसके बाद सोल्यूशन अगर 70-80% ठीक है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक लाजमी देना है, उससे पहले एक रिवीजन हो, उसके बाद एक हो, और एक फाइनल रिवीजन 2 दिन पहले कर लेनी है, ठीक हो गया। ये तो सारी बातें हो गई, बाकी तो आपके साथ साथ मैं आपको डिस्कस करता चला आया था, ठीक है। पेपर के 3 घंटे में क्या करना है, अब ये भी बहुत अहम है। उससे पहले असल में चीज़ है जो ज़्यादा अहम है, वो ये है कि पेपर नाइट के अंदर आपने कोई तीर नहीं मार लेना। जो अकाउंटिंग की तैयारी है वो आप कर चुके हैं। अकाउंटिंग के पर्चे में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसकी होगी जो जितनी नींद उसकी है वो पूरी करके गया है। 7 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, वो आपने लाजमी लेकर जानी है बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। स्लीप प्लस ब्रेकफास्ट। चक्कर आए डिग पे, हद हो गई, और तुम लड़ने जा रहे हो, तुम लोग क्या करके जा रहे हो, जाग के नहीं जाना, पागलपन है। अकाउंटिंग के पर्चे में जो जाग कर जाएगा बहुत 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 नुकसान उठाएगा। बहुत बच्चे फेल होते देखे, अपने साथ के भी होते देखे, शायद कोई एक आधी बार हमने भी किसी पर्चे में तजर्बा करके फेल होके देखा हो। मत करना ये, मत करना ये, मत करना, ठीक है। अपना और टाइम पे पहुंच जाओ। मैं टाइम पे जो कि पहुंचता था, मैं जल्दी वाला नहीं हूं कि आधा घंटा पहले पहुंचूं, पर टाइम पे पहुंच जाना। आधा घंटा लेट पहुंचना नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, सारा प्रेशर जो आता है वो भी नहीं आएगा। कैलकुलेटर चेक करके जाना। बॉल पॉइंट्स वो जो यूज़ करते हो वही ढेर सारे लेकर, प्रेप लीव में वही यूज़ करना, पर्चे में भी वही लेके जाना। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें।
इससे पहले वाली बात पहले बता दी है, सारा वक्त यही सोचते रहना, अल्लाह से मांगते रहना कि अल्लाह नहीं करना है, हमारे पास में कुछ नहीं है, घर से निकलना, नाश्ता करना, 2 नफल पढ़ना और दुआ करा के बुजुर्गों से निकल जाना, ठीक है। अब पर्चे के 3 घंटे 15 मिनट में क्या करना है। जो 15 मिनट रीडिंग टाइम है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा पर्चा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप पूरा पर्चा 2 बार पढ़ लें, नहीं 3 बार पढ़ लें 15 मिनट, बड़ी हिम्मत दिखाएं, कोई फायदा नहीं, टके का फायदा नहीं होना, ठीक है। समझ नहीं रहनी, सवाल करते हुए पढ़ना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इन 15 मिनट्स में एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यूज आपने देखे मोस्टली एमसीक्यूज ऐसे हैं कि जो टिक क्रॉस वाले होते हैं, ठीक है। कोई एक आधा न्यूमेरिकल वाला भी होता है, समझ आ रहा तो उसकी कैलकुलेशन भी कर लो। मेरे हिसाब से एमसीक्यूज में अगर लेट्स से, वैसे तो 15 मिनट में सारे भी हो जाए ठीक है, 10 मिनट के अंदर आपने एमसीक्यूज सारे ऐसे टिक लगा दिया, ऐसे करके लिखना तो होता नहीं है, ठीक है। अभी 5 मिनट बच गए, तो कोई ऐसा जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला सवाल छोटा सा नजर आया, इसको पढ़ के देखा 1 बार 2 बार 3 बार, हो गया प्लान, उसकी अंडरलाइन कर लो, 2-4 चीजें टिक क्रॉस कर लो जो कर सकते हो पेपर के ऊपर, ठीक है। और दिमाग के अंदर इसका भी सवाल क्या हो गया, प्लान। अब इससे होगा क्या, पूरा पर्चा आते ही आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी, क्योंकि आपको उच्च भी होगी ना, क्या आया क्या नहीं आया, तो वो कर लेना है। पेपर आते ही सबसे पहले क्या पढ़ना है, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स, फिर पूरा सवाल नहीं पढ़ना, फिर वापस आना एमसीक्यूज पे, ताकि तकलीफ खत्म हो जाए कि कौन कौन सी चीजें आई हैं और कौन सी नहीं आई, और वो हार्ड से उठ के रैम में चीजें आ रही होंगी ना फिर, ठीक है। एमसीक्यूज कर लिए, 5 मिनट बच के एक और सवाल, छोटा सा प्लान हो गया। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल हो सकता है 15 मिनट में, ये हो जाता है ना। इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही आंसर शीट मिलेगी आपने स्पीड मार के एमसीक्यूज लिखे, मेरे ख्याल में 2 मिनट में सारे एमसीक्यूज लिख लोगे। करना क्या होगा, आपने ऊपर आपने लिखा होगा क्वेश्चन 6 लेट से, ठीक है। यहां पे आपने लिखा होगा 1 का ऑप्शन ए, 2 का ऑप्शन सी। अब इसमें कितना टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट में एमसीक्यूज हो गए। जो रह गया उसकी जगह छोड़ दो, 3 अभी नहीं पता, चलो बाद में आएंगे, 4 ऐसे कर, ठीक है। अब इसके बाद जो सवाल प्लान किया था, वो सवाल चूंकि प्लान्ड था, लेट्स से 10 नंबर का सवाल था, 8 नंबर का सवाल था, वो आपने अगले 10 मिनट में वो भी कर लिया। तो इनफैक्ट 15 से 20 मिनट में आप 15 से 20 नंबर कर चुके होंगे। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और खुदा ना खास्ता जो आपने पहले पौने घंटे में 10-15 नंबर किए, तो फिर आता हुआ भी भूलने लग जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ओके, खामखा ये नहीं करना कि लॉन्ग क्वेश्चन बाद में ही करना है, ठीक है। जब आपने ये दोनों सवाल कर लिए जो प्लान किए थे, उसके बाद आपने अपनी पसंद के टॉपिक पे जाना है, जो आया हुआ है उसको पढ़ के देखना है। एक बार पढ़ने से लगा डुएबल है, कर दो, वो लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, कोई मसला नहीं, ठीक है। कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी गले पड़ने वाले होते हैं, पढ़ा नहीं समझ आ रहा, अच्छा चलो यार इसको बाद में करता हूँ, दूसरे पे आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो और दूसरी सबसे अहम बात तो ये है, रुकना बिल्कुल नहीं है। जहां कोई चीज समझ ना आए, अजम्पशन लेकर फिगर लिख कर आगे चल पड़ना, उसी के नंबर कटेंगे, कैरी फॉरवर्ड के नंबर नहीं कटते। जैसे अब आपके पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आ गए जो चेक हो सकते हैं, पहले तो इतने नहीं थे। एनपीओ के सवाल में बैलेंस शीट बनेगी, चेक हो सकती है, सिंगल एंट्री में चेक, फाइनल अकाउंट में चेक, कैश फ्लो में चेक। तो बस चेक हो जाता है, सही नहीं है तो बैठ गए बैलेंस करने, नहीं करना। प्लस माइनस एक दफा देख लें, 1-2 मिनट में समझ आ गई कोई बात की, कोई गलती सामने है तो नजर आ जाए, ठीक है, नहीं नजर आ रही दफा करो, आगे चलो। क्योंकि अगर आप ढूंढने बैठे तो 10 मिनट लगा के शायद आप वो फिगर निकाल लो, एक नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन 10 मिनट में अगले आसान 10 नंबर लूज हो गए। अगले सवाल में आसान 10 नंबर, पहले 10 नंबर आसान होंगे, वो आपके मिस हो गए। तो बैलेंस शीट टैली ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलो। देख लेना एक बार, कोई मिस तो नहीं हुई फिगर, फिर कैश फ्लो टैली नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलो, चलते जाना है। 85 से ऊपर जब निकल जाओगे आप पर्चा करते हुए, तो यू आर इन सेफ जोन, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, ठीक है। 100% पता नहीं बच्चे कर लेते, तो मुझसे नहीं होता था, 92 93 तक जाता था मैं, लेकिन आप लोग इंशाल्लाह पास हो जाओगे। बाकी सबसे अहम बहाल यही है कि अल्लाह से मांगते रहना, दुआ करते रहना, मेरे लिए भी। बाकी बतकाज़ा बशरियत, एक और बात अहम, कोई और चीज़ मेरे जहन में आ जाती है रिवीजन प्लान बनाते हुए, या आईके की तरफ से कोई ऐसा चेंज आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि आपको भी बतानी है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करा के आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे आखिर में जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बतकाज़ा बशरियत जो इंसान से हो जाती हैं गड़बड़ें, आपको डांटता भी बड़ा था मैं, ठीक है ना, तो उसको भी माफ़ कीजिएगा।
मेहनत ज़रूर कीजिएगा। अम्मा अब्बा की बहुत इन्वेस्टमेंट है आप पे, उस्ताद की भी बड़ी होती है इन्वेस्टमेंट, और सबसे अहम आपके अपने वक्त की, जवानी की, ये इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम को ज़ाया नहीं करना, ठीक है ना। ये सीए ऐसे होने वाली चीज़ है, अगर कोई करने वाला हो तो मुश्किल नहीं है, ठीक है, करोगे ना इंशाल्लाह, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ओके, बच्चे कह रहे हैं जी कि आप हमें ज़रा ये तो बताएं, तो ये जी मैंने कहा जी आखिरी दिन जैसे चलो अब घर चलें, बशर बहुत आवारगी कर ली, वो सब मकतब के साथी थे, उन्हें आखिर बिछड़ना था, ठीक है जी। तो मकतब के साथियों बस पास होके मिठाई के साथ मिलना है फिर, ठीक है। मिठाई लेकिन शुगर फ्री होनी चाहिए, ठीक है। मुझे शुगर नहीं है, मैं डाइटिंग को पसंद करता हूँ, हर 6 महीने बाद 2 महीने, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।